हेलो आज से हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को पढ़ने के संदर्भ में इतिहास और भूगोल को साथ में लेकर पढ़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके माध्यम से हम एक उत्तर प्रदेश के जिला दर्शन और मंडल दर्शन कार्यक्रम को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के एक एक मंडल को लेंगे, उस मंडल में आने वाले जिलों को लेंगे, उन जिलों से संबंधित उसके इतिहास भूगोल घटनाक्रमों को साथ में मिलकर के इंपॉर्टेंट परिदृश्य को यहाँ पे समझने का प्रयास करते चलेंगे। और इस तरीके से हम पूरे उत्तर प्रदेश को यहाँ पर कवर करेंगे, ताकि यहाँ पर आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश का रिवीजन यहाँ पर मैप के माध्यम से इतिहास और भूगोल के घटनाक्रमों को और इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप यहां पर आसानी से कवर कर सकें। इस वीडियो सीरीज का मेरा यही उद्देश्य है। यदि आप यहां पर इस वीडियो सीरीज को पसंद करते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही यहां पर हर जिले और मंडल को लेकर के जो बच्चे यहां पर इस वीडियो देखते हैं, अपने मंडल और जिले के बारे में जरूर बताइए कि आप कहां से कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। वीडियो देखिएगा जरूर, फॉलो जरूर करिए। देखिए इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए, जहां पे काफी सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, इसलिए यहां पर इसको मैंने एक डिटेल से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसे हम मंडल वाइज जिले वाइज लेकर चलेंगे। आज का यहां पे जो पहला मंडल है सहारनपुर मंडल है और इससे संबंधित जिले हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले सहारनपुर जो मंडल है, इसके बारे में एक त्वरित यहां पर फैक्चुअल डेटा बहुत ही आसान शब्दों में लेकर चलना है और उसको यहां पे समझना भी है। चलिए सबसे पहले देखिए यहां पे हम मैप को देखते हैं, ठीक है। यूपी का मैप भी देखेंगे और इससे रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट भी देखते चलेंगे। सहारनपुर जो मंडल के बारे में हम यहाँ पे देखिए बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट जो पहलू इसमें आता है, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं फिर मैप देखते हैं, दोनों को साथ में। मुख्यालय क्या है? देखिए सहारनपुर जो मंडल पड़ता है, इसका यहाँ पर देखा जाए मुख्यालय जिला भी है और सहारनपुर जहाँ पे जिले के साथ साथ इसका मेन जो सेंटर है सहारनपुर ही है। पुराना जो नाम यहाँ पर है, कई बार आपको कई जिलों के शहरों के पुराने नाम या उपनाम पूछे जाते हैं ना। यहां पे देखिए पुराना नाम या उपनाम क्या है? सहारनपुर का नक्काशी नगर। क्या रहा है? नक्काशी नगर। मंडल भी देखा जाए तो सहारनपुर मंडल आता है। अस्तित्व में कब आया, कब बना, यहां पर एक मंडल के रूप में इसकी स्थापना कब हुई, या एक जिले के रूप में यहां पे इसकी स्थापना कब हुई, तो देखा जाए तो 1997। टोटल एरिया सहारनपुर का कितना है? टोटल एरिया देखिए 3689 किलोमीटर है, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट आपको पता चल गए। इसके बाद सीमा रेखा। सीमा रेखा को देखिए यहां पे लिखा भी तो है, लेकिन मैप में देखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखा जाए तो उत्तर जो सीमा यहां पे लगती है वो 3 राज्यों से लगती है आपको, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं 3 राज्य वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पे 3 राज्य में एक आता है उत्तराखंड। दूसरा यहां पे आपको हल्का सा टच करता है, एकदम आपको कोने पे यहां पे हल्का सा आपको टच आपको होता है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और तीसरा यहां पर आपको देखा जाए तो आपको हरियाणा, ठीक है। इसके साथ साथ 2 जिले भी यहां पर सीमा ये साझा कर रहा है। एक आप यहां पे देख सकते हैं, ये है शामली का एरिया, और दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं इस एरिया में यहां पर, तो यहां पे आपको इस साइड शामली लग रहा है और यहां पे आपको यहां देखा जाए तो ये मुजफ्फरनगर लगता है। तो 3 राज्य और 2 जिलों, यूपी के 2 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, शामली और मुजफ्फरनगर, जबकि यहां पर ये दोनों ही शामली और मुजफ्फरनगर जो है आपको सहारनपुर मंडल में भी आते हैं, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो गया, आपका एक मंडल बन जाता है यहां पे सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर मिला करके। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें आपको जो एरिया वाइज आपको उत्तराखंड, अब इसको हाँ एक चीज होती है, अब इसमें जो पूछा जाता है कि पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा, उत्तर में कौन सा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए पूरब में आपको देखा जाए तो उत्तराखंड है, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक उत्तराखंड ही है, तो पूरब में भी है और उत्तर में भी है, दोनों साइड यहां पे उत्तराखंड है। हरियाणा कहां पड़ता है? तो हरियाणा देखिए यहां पे आपको इस साइड पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। पश्चिम यहां पर आपको हरियाणा पड़ेगा, पूरब में यहां पर आपको उत्तराखंड है, उत्तर में भी आपको उत्तराखंड है। बस हल्का से यहां पे आपको जो टच होता है, जिसे हम कहते हैं पश्चिमोत्तर में, ठीक है। कहां पे है? पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर का थोड़ा सा एरिया यहां पर आपको देखा जाए तो सॉरी हिमाचल का लगेगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर बस इसको ध्यान रखना है। और दक्षिण में कौन सा लगता है? दक्षिण में शामली और मुजफ्फरनगर लगता है। तो एक तरीके से देखा जाए यूपी का एक जिला जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा होगा?
सहारनपुर है। और कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ जो तीसरा इसमें आता है वो कौन सा आता है? वो आता है आपका हरियाणा। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जाता है? तो ध्यान रखिएगा NH-73 होकर जाता है आपको सहारनपुर से। नदियां कौन कौन सी प्रमुख रूप से बहती हुई दिखाई देती हैं आपको सहारनपुर में? तो यमुना भी है, गंगा भी है, सोलानी, हिंडल, रतमाऊ, नागदेव, यहां पर ये सभी इसकी प्रमुख नदियां हैं सहारनपुर में। परियोजनाएं जो कौन सी बहती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए परियोजनाएं कौन सी हैं? ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, दोनों ही आपको देखा जाए उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख नहर योजनाएं हैं और ये दोनों ही आपको देखा जाए तो परियोजनाएं आपको कहां से होकर जाती हैं? सहारनपुर से। कॉलेज इत्यादि देखें तो JB जैन, महाराज सिंह डिग्री कॉलेज, मुन्नालाल, जय नारायण, राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय जैसी चीजें यहां पर आपको उपलब्ध हैं। धार्मिक स्थल की बात करें तो यहां पर मां शाकंभरी देवी का और बाबा भूरा देव का यहां पर आपको धार्मिक स्थल भी यहां पर उपस्थित देखने को मिलते हैं। इसके बाद इतिहास थोड़ा सा जानते हैं। भूगोल के साथ साथ इतिहास के बारे में भी हमने कहा था कि हम पढ़ते हुए चलेंगे। थोड़ा सा भूगोल के बारे में आपको और यहां पे बता दूं, ये देख सकते हैं NH-73। अब ये भी हो सकता है कि किससे किसको जोड़ता है। तो देखिए यहां पे आपको रुड़की को जोड़ता है ये यमुनानगर से, अर्थात कि एक तरीके से आप कह सकते हैं उत्तराखंड को यहां पर देखा जाए तो हरियाणा से जोड़ने का काम NH-73 कर रहा है, जिसमें यहां पे सहारनपुर इसका से होकर ये गुजरता है। नदी की जैसे हमने बात की थी, यहां पे आप देख सकते हैं ये यहां पर आपको इसका हरियाणा और यूपी के एक बॉर्डर सीमा यहां पे बनाती हुई दिखाई दे रही है आपकी यमुना नदी। तो एक तरीके से ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीमा कौन सी बनाती है। तो यहां पे यमुना नदी आपको बना रही है हरियाणा और उत्तर प्रदेश की यहां पर सीमा को बनाती हुई यमुना नदी दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा आइए इसकी इतिहास के बारे में थोड़ा सा इसमें देखते हैं। इतिहास क्या क्या है? सहारनपुर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो पहला क्वेश्चन का आंसर है 1340 में हुई थी। ठीक है, 1340 में सहारनपुर की स्थापना हुई थी और इसका नाम एक राजा सहारनपीर के नाम पे रखा गया था। सहारनपीर के राजा के नाम पे नाम रखा गया। गंगा जो नदी है सबसे पहले जो है सहारनपुर जिले में यहां पे प्रवेश करती है और जिले की 4 यहां पर विशेषताएं जो हैं, इसे 4 भागों में यहां पर बांटा जाता है। एक है शिवालिक हिल ट्रैक, दूसरा भाबर भूमि, तीसरा बांगर भूमि और चौथा खादर भूमि, जो कि यमुना और हिंडन नदी यहां पर आपको बनाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो उत्तरी पार्ट है यहां पर आपको शिवालिक ट्रैक, जो कि यहां पर उत्तराखंड से आपको लगता हुआ पार्ट दिखाई देता है। उससे नीचे का जो भाग है वो भाबर है, बांगर है और यहां का इस वाला एरिया जो यमुना नदी यहां पर आपको साझा करती है, ये एरिया यहां पर इनका कैसा है? खादर भूमि वाला एरिया। तो यहां पर भौगोलिक स्थितियां आपको थोड़ी सी अलग है। आइए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। और जानकारी के रूप में सबसे पहले यहां पे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है आपका कौन सा? सहारनपुर मंडल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 जिले आते हैं। और 3 जिले कौन कौन से हैं? तो 3 जिले हैं, इसमें से पहला है सहारनपुर, दूसरा है शामली और तीसरा है मुजफ्फरनगर। जैसा हमने कहा था यहां पर आपको 3 जिले आपको आते हैं। इसके बाद कुछ कहानियां भी यहां पर देखा जाए तो सहारनपुर के बारे में चलती रहती हैं, जैसे कि एक सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर यह क्षेत्र सहारनपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसा कहा भी जाता है, किदवंती है। इसके अलावा 1340 में अगर हम बात करें तो पांव धोई नदी, नाम ध्यान रखिएगा, पांव धोई नदी सहारनपुर में 1340 में। इसके तट पर शाह हारून चिश्ती का नाम प्रसिद्ध सूफी संत के होने की सूचना मोहम्मद तुगलक को मिली और उसके बाद तुगलक ने संत से मिलने के बाद एक फरमान जारी किया कि उस स्थान में शाह हारनपुर नाम से यहां पर जाना जाएगा। शाह हारनपुर, जिसे आज वर्तमान सहारनपुर के नाम से जानते हैं। सहारनपुर में राजा शाह रणवीर सिंह का भी किला है, जो कि खंडहर के रूप में आज भी यहां पर आपको विद्यमान है। इसके अलावा इतिहासकारों और खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार सहारनपुर तक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य भी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में आपको सहारनपुर से मिलते हैं। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य यूपी में कहां-कहां से मिलते हैं। तो यहां पर मेरठ तो वही है, इसके साथ साथ यहां पर देखा जाता है आपको सहारनपुर में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के साक्ष्य आपको कहां-कहां से मिले हैं? तो बड़ा गांव और हुलास, दो जो क्षेत्र हैं सहारनपुर में भी पूछा जाए आपको कहां से मिलते हैं। ठीक है, तो 2 क्षेत्र ध्यान रखिए हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक है बड़ा गांव और दूसरा है हुलास। बड़ा गांव हुलास जो है ये भी आपको सहारनपुर में, तो यहां से आपको इसके साक्ष्य मिलते हैं वैदिक कालीन हड़प्पा सभ्यता के। इसके बाद यहां पे देखिए
थोड़ी सी और कुछ जानकारियां यहां पर लेते हैं। जैसे कि ताम्र, अगर हम बात करें, ताम्र की बात करें तो कांस्य संस्कृति से के साक्ष्य जो हैं वो भी आपको कहां पे मिलते हैं, ताम्रयुगीन जो साक्ष्य आपको मिलते हैं या कांस्ययुगीन जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपको सहारनपुर के जिले से यहां पर मिलते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश आपको कैसा है, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सहारनपुर का जलवायु क्षेत्र कैसा है कृषि के दृष्टिकोण से, तो यहां पे देखिए भाबर है और तराई क्षेत्र है, दोनों है, भाबर और तराई दोनों तरीके के क्षेत्र आपको इसमें मिलते हैं। सहारनपुर में देखा जाए कला और संस्कृति के लिहाज से तो यहां पे सहारनपुर घराना भी पाया जाता है और इसके संस्थापक जो है खलीफा मोहम्मद जमा है। सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन है, खलीफा मोहम्मद जमा। दूसरा यहां पर देखिए गायन के जो है वो अलाप, होरी और ध्रुपद हैं। अलाप, होरी और ध्रुपद जो है सहारनपुर घराने के यहाँ पे प्रमुख गायन के हैं। इसके अलावा देखा जाए इस जनश्रुति के अनुसार सूफी संत शाह हारून चिश्ती के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, सहारनपुर पड़ा। और बाकी यहाँ पे जानकारी हमने देखी थी कि पावधोई नदी के तट पर यहाँ पे निवास करते थे। चिश्ती के नाम पर देखा जाए तो सूचना मिलने पर सहारनपुर को ना शाह हारूनपुर यहाँ पर नाम तुगलक के द्वारा यहाँ पर रख करके उसे जाना जाने लगा। भूगर्भविद्ता और खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इस बात की यहाँ पे पुष्टि हो चुकी है। सहारनपुर में आपको हुलास, बड़ा गांव में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हैं, ताम्रयुगीन संस्कृति आपको भी यहाँ पर आपको मिलती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपको सारी जो जानकारी है वो हमने यहाँ पे सहारनपुर के संदर्भ में देख ली। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपको आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर आता है। मुजफ्फरनगर को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में सबसे पहले देखते हैं। मुख्यालय क्या है, दूसरा यहाँ पर जो जिला आता है, दूसरा ये जिला है और इसमें आप देख सकते हैं सहारनपुर का मंडल का। सहारनपुर में देखा इसका मुख्यालय मुजफ्फरनगर ही है। इसका पुराना नाम जो है सरवतनगर और भारत का चीनी बाउल भी कहा जाता है। किसे, मुजफ्फरनगर, ये पड़ता है मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये एरिया यहां पर है। मंडल देखा जाए तो सहारनपुर है। क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका 2991 वर्ग किलोमीटर है। सीमा रेखा की चलिए बात कर लेते हैं तो यहां पे पूर्व में आपको बिजनौर है। बिजनौर कहां पे पड़ रहा है, ये देखिए, आइए यहां पे थोड़ा सा मैप भी देख लीजिए। बिजनौर इस साइड यहां पे देखिए बिजनौर है आपको। फिर पश्चिम में इन्होंने कहा कि भाई शामली है, तो शामली यहां पे आप देख सकते हैं, इस साइड आपको शामली है। उत्तर में देखें सहारनपुर और उत्तराखंड है, ये यहां पर आपको उत्तराखंड लग रहा है, ये यहां पर आपको सहारनपुर है। दक्षिण में इन्होंने कहा कि भाई मेरठ और बागपत भी लग रहा है, तो देख लेते हैं, ये देखिए ये बागपत लग रहा है और यहाँ पे आपको मेरठ भी लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यूपी के कितने जिले यहाँ पे साझा कर रहा है। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर, यहाँ पे 5 जिले ये साझा करता है और एक यहाँ पे राज्य जिसमें हम कहते हैं उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की यहां पर हम बात कर लेते हैं तो NH581 यहां पर आपको देखा है, NH यहां पर निकलता है। नदियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से आपको कौन सी नदियां इसमें दिखाई दे रही हैं, गंगा नदी और यमुना, दोनों ही नदियां यहां पर आपको कहां से होकर गुजर रही हैं, बिजनौर से। बिजनौर से होकर गंगा यमुना दोनों नदियां निकलेंगी। नहरें कौन कौन सी हैं, नहरें देखिए यमुना भी है, ऊपरी गंगा नहर भी है और पूर्वी यमुना नहर भी है। तीनों ही प्रकार की यहां पे नहरें आपको यहां से होकर गुजरती हैं और ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, यहां पर आपको परियोजनाएं भी यहां पे संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटास को तो यहां पर हम थोड़ा सा और जानकारी ले लें। जैसे मुजफ्फरनगर संस्थान के यहां पे जैसे कि HD स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुंदजैन है, जैन कन्या पाठशाला है, DAV स्नातकोत्तर है, सर छोटू राम, कुछ यहाँ पे प्रमुख आपके महाविद्यालय। इसके अलावा कला एवं संस्कृति के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो कि आपको मुजफ्फरनगर में स्थित हैं, जिसमें भैरव देवी का मंदिर एक प्रमुख आपको देखने को मिलता है, शिव चौक मंदिर है, काली नदी है, यहाँ पे आपको देखा जाए देवी मंदिर है, संस्कृत भवन मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, हनुमत धाम भी आता है, अक्षय वट है, गणेश धाम है और बहू की मजार है। इसके अलावा प्रसिद्ध स्थलों की अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर के तो इसमें आते हैं खतौली, माडी, सुक्रताल और वहलना। उद्योग कौन कौन से हैं जो कि मुजफ्फरनगर में आपको स्थित हैं, जिनको ज्यादा यहां पे बढ़ावा मिलता है, तो चीनी, इस्पात और कागज। कई बार आपसे पूछा आता है कि पर्टिकुलर यूपी के कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख उद्योग हैं, किन किन क्षेत्रों में हैं। जैसे चीनी उद्योग को ही पूछ लिया गया तो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि कौन से उद्योग कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे चीनी, इस्पात और कागज उद्योग आपको कहाँ पे स्थित है, मुजफ्फरनगर में। अभ्यारण्य भी देखा जाए तो यहां पर एक विशेष रूप से जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, एक अभ्यारण्य भी आपको मुजफ्फरनगर में पाया जाता है। कौन सा यहां पर है,
तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। और ये 3 जिलों में यहां पर आपको 4 जिलों में यहां पर आपको फैला हुआ है। कौन कौन से 4 जिले हैं? तो यहां पे देख सकते हैं मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है और मुरादाबाद है। तो ये 4 जिले में फैला हुआ आपको हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य भी पाया जाता है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी यहां पर हिस्सा है, अर्थात कि एनसीआर का। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के एरिया में आपका मुजफ्फरनगर शामिल हो चुका है। सहारनपुर डिवीजन यहां पर देखा जाए तो ये हिस्सा इसमें शामिल है के तौर पे इसे शामिल किया गया है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल कमांडर सैयद मुजफ्फर टली खान के पुत्र सरवट ग्राम के पास 1633 में यहां पर इस शहर को स्थापित किया था। तो यहां पर मुगलों के समय में देखा जाए तो आपको मुजफ्फरनगर को स्थापित किया गया। 1901 में देखा है तो ब्रिटिश राज के दौरान यह आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में मेरठ प्रभाग का जिला आता था। ठीक है, तो मेरठ प्रभाग के अंतर्गत शामिल था। ब्रिटिशों के समय देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को शासन करने के लिए तब ये उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था। क्या जाना जाता था? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, जिसमें यहां पर मेरठ प्रभाग आपको बनाया गया था। उस मेरठ प्रभाग के शासन के अंतर्गत ही आपको देखा जाए तो मुजफ्फरनगर आता था। यहां पे आप देख सकते हैं ये मुजफ्फरनगर का पूरा आपको मैप एक आपको देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहां पर आपको गंगा नदी जो है इस एरिया में यहां पे आपको बिजनौर से यहां पर आपको प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है, और ये आपको इसमें मुजफ्फरनगर में भी यहां पर आपको एंटर कर रही है। इसके अलावा यहां पे एनएच यहां पर देख सकते हैं 58 यहां पर एवन होकर ये गुजर रहा है, जिसको हम देख सकते हैं ये उत्तराखंड से होते हुए आपको यूपी में एंटर करता है और ये आपको मेरठ को जोड़ रहा है। ठीक है, ये आपको देख सकते हैं मेरठ को यहां पे जोड़ने का आपको काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें ये दूसरी साइड यहां पर आपको यमुना नदी है जो कि शामली से होकर आपको गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त लियाकत अली खान जो है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो मुजफ्फरनगर से ही यहां पर आपको संबंध रखते हैं। ये भी ध्यान रखें, लियाकत अली जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इनका जन्म कहां हुआ था भाई? मुजफ्फरनगर में हुआ था। और मुजफ्फरनगर का जो मानसून है वो कैसा है? उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो ये आपको उप उष्णकटिबंधीय जलवायु यहां पर देखा हमने। आपकी आर्ट एंड कल्चर, स्थिति, भूगोल। अब यहां पे थोड़ा सा और भौगोलिक जानकारी भी हम ले लेते हैं। सबसे पहले यहां पे देखा जाए तो इतिहास से संबंधित घटनाक्रम मुजफ्फरनगर का क्या है, फिर उसके बाद थोड़ी सी भूगोल भी आएगी। तो भूगोल में देखिए तो भाई चीनी और गुड़ उत्पादन यहां पर ज्यादा होता है। कौन सा उद्योग? चीनी और गुड़ दोनों ही। जनपद देखा जाए तो ये यूपी का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक है। भाई यहां पर इसको ध्यान रखना है, यूपी का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक यहां पर आपको कौन सा है? मुजफ्फरनगर है। मिट्टी कैसी है? तो भाई मिट्टी यहां पर आपको देखा जाए दोमट मिट्टी भी है, और साथ ही साथ यहां पर आपको देखा जाए तो मुजफ्फरनगर जिले में एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं काली नदी। काली नदी जो है उसके बारे में कहा जाता है इसके किनारे पर ही आपको हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो मुजफ्फरनगर में भी आपको देखा जाए तो हड़प्पा कालीन साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं? मुजफ्फरनगर में काली नदी के किनारे से। इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं मुगल बादशाह शाहजहां के सरवट के यहां पर देखा जाए अपने परगने के अपने सरदार सैयद मुजफ्फर खान को ये जागीर यहां पे प्रदान की थी। उसके बाद सैयद मुजफ्फर खान के बेटे यहां पे मुनव्वर लश्कर खान ने यहां पर इसी स्थान पे मुजफ्फरनगर को बसाया था। एक कहानी और भी है, कहानी है कौरवों और पांडवों को लेकर के। कहते हैं कि द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें मुजफ्फरनगर जिले में अवस्थित पंचंडा नामक स्थान पर यह लड़ा गया था। तो एक कहानी यहां पर यह भी है कि महाभारत की लड़ाई जो होती है वो यहां पर इस क्षेत्र में भी हुई है। इस दौरान यहां पे कौरवों की सेना जो है कुरावली और पांडवों की सेना जो है पंडावली ग्राम में यहां पर विश्राम किया करती थी। ये कहानी है कुरावली पंडावली। मुजफ्फरनगर जिले में अवस्थित जो सुक्रताल है यह विश्व के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में से एक है। सुक्रताल कहां है? मुजफ्फरनगर में। यहीं पर एक वटवृक्ष के नीचे महर्षि शुक्रदेव ने राजा परीक्षित को भगवत कथा सुनाई थी और प्राचीन वटवृक्ष जहां कहा जाता है आज भी अवस्थित है। तो यहां पर हजारों सालों का वटवृक्ष आपको देख सकते हैं जो कि अवस्थित है, जिसकी एक कहानी भी है। इसके अलावा फारसी साहित्य के अनुसार 1399 में मुजफ्फरनगर जिले में अवस्थित भोकड़ हेड़ी नामक स्थान पर हिंदुओं को बड़ी संख्या में तैमूर के आक्रमण का यहां पे सामना किया था, जिसमें यहां पर हिंदुओं की पराजय हुई थी। तो एक युद्ध हुआ था जिसको ध्यान रखना है, भोकड़ हेड़ी युद्ध में यहां पर तैमूर वर्सेस हिंदुओं के मध्य यहां पर हुआ, जो कि कब हुआ था? 1399।
इसके अलावा मुजफ्फरनगर जिले में अवस्थित यहाँ पर मंदिर जो है भैरव देवी मंदिर, बालाजी, शिव चौक, काली नदी, संस्कृत भवन मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तीसरा और अंतिम यहां पर देखा जाए मुजफ्फरनगर आपको जो मंडल है इसका यहां सहारनपुर मंडल का जो तीसरा जिला यहां पे आता है वो है शामली। शामली के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे। फैक्चुअल डेटा के तौर पर यहां पर इसकी सीमा अवस्थिति को यहां पर देख लेते हैं। शामली देखिए मुख्यालय है, ठीक है, जिला है, जिले का मुख्यालय भी शामली है। पुराना नाम जो है आपका प्रबुद्ध नगर, उपनाम क्या है? प्रबुद्ध नगर शामली का। मंडल कौन सा पड़ता है? तो सहारनपुर मंडल पड़ता है। स्थापना शामली की कब हुई? 28 सितंबर 2011 में, यहां पे नवीन रूप से यहां पे इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद एरिया कितना पड़ता है? 1167.58 वर्ग किलोमीटर यहां पर क्षेत्रफल पड़ता है शामली का। छोटा ही एरिया है, बहुत ज्यादा बड़ा एरिया आपको दिखाई नहीं देता है। चलिए सीमा रेखा की बात कर लेते हैं। सीमा रेखा देखें तो भाई पूर्व में मुजफ्फरनगर है, पश्चिम में हरियाणा है, उत्तर में सहारनपुर है, दक्षिण में बागपत यहां पर आपको पड़ता है। बागपत, ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग देखा जाए तो NH 709A और NH 709B यहां से होकर गुजरते हैं। सीमा रेखा को थोड़ा सा मैप में भी आप चाहें तो मेरे साथ यहां पे देख सकते हैं। ये है आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के इस एरिया में यहां पर आपको देखा जाए तो हरियाणा है, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पे देखें ये कनेक्टिविटी बागपत की है। इसके बाद ये यहां पर आपको मुजफ्फरनगर है और ये यहां पर आपको सहारनपुर है। तो बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तीनों के साथ यहां पर राज्य की सीमा साझा करता है, 3 जिलों के साथ और एक राज्य के साथ। इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं ये एरिया यहां पर आपको पड़ता है। नदी यहां पर आपको देखा जाए तो यमुना नदी को ये साझा करते हैं। हरियाणा के साथ देखा जाए तो ये आपको सीमा का एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको सीमा भी यहां पर आपको बनाती है। चलिए आइए यहां पे बात करते हैं शामली के कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में जो कि यहां पर आपको अवस्थित हैं, जो कि एग्जाम के तौर पे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि धार्मिक स्थलों के तौर पे आपको हनुमान मंदिर है, जैन मंदिर है जो कि जलालाबाद में है और पीर बिदौली है यहां पर अवस्थिति है। उद्योगों की बात करें कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं जो कि आपको शामली में है, तो इसमें आपको रिम है, धुरा उद्योग है, चीनी मिल है, डिस्टिलरी है, पेपर मिल है, रोलिंग मिल है, स्टील इकाइयां, रासायनिक इकाइयां, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उपकरण इकाइयां, आटा मिल, बेसन, खाद्य इकाइयां, कास्टिंग इकाइयां, स्टील एल्यूमिनियम बर्तन के हैं, प्लास्टिक्स का उद्योग है, रबर के भी उद्योग हैं, डिस्पोजल है, प्लास्टिक क्रॉकरी, पशुचारा भी है, किचन सामग्री, पैकेजिंग उद्योग, विद्युत उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण, लगभग हर तरीके के काफी ज्यादा उद्योग सेंट्रिक आप कह सकते हैं। काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं कि आपका जो शामली का एरिया है वो कैसा है? उद्योग सेंट्रिक एरिया है काफी ज्यादा आपको, क्योंकि यहां पर कई तरीके के अलग अलग आपको उद्योग देखने को मिलते हैं। इतिहास कैसा है इसका वो भी यहां पर देख लेते हैं और उसके साथ यहां पर इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ और पहलुओं को लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ और मंडल को लेकर आएंगे। इतिहास के बारे में शामली का पहला यहां पर जो नाम है वो आपको प्रबुद्ध नगर जिले के नाम से हम इसे जानते हैं। उसके बाद पौराणिक कथा जो है वो भी यहां पर कुछ किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में कुरुक्षेत्र युद्ध में हस्तिनापुर से जाते समय श्री कृष्ण ने हनुमान धाम में विश्राम किया और पुराने कुएं का शीतल जल ग्रहण किया। और कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि कुंती पुत्र भीमसेन के द्वारा यहां पर इसे बसाया गया था। तो शामली को कहा जाता है भीमसेन के द्वारा बसाया गया। इसके अलावा कुछ और भी कहानियां हैं जो मराठा कह सकते हैं मराठा युग के समय की हैं। मराठा सेनानियों ने इस जगह को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी छावनी के रूप में प्रयोग किया था, शामली को, ठीक है। मराठा वर्सेस अंग्रेज युद्धों के दौरान यहां पर इसका प्रयोग हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहां पर आपको जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह के तौर पर भी इसका प्रयोग किया है शामली का। अंग्रेजी सत्ता के समय देखा जाए स्वतंत्रता सेनानियों ने पुरानी तहसील को जलाकर 1857 की क्रांति का यहां पर उद्घोष किया था और अपनी यहां पर कुर्बानी दी थी। स्थापना की अगर हम बात करें तो 28 सितंबर 2011 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर जिले में एक पृथक करके प्रबुद्ध नगर जिले का स्थान, मतलब एक जिले को यहां पे बनाया था। तो किससे अलग किया गया था? मुजफ्फरनगर जिले से यहां पर आपको अलग करके शामली का निर्माण किया गया है। और जुलाई 2012 में देखा जाए तत्कालीन प्रदेश सरकार ने प्रबुद्ध नगर जिले का नाम बदल करके इसे शामली किया था, तो नाम भी परिवर्तन किया गया। इसके बाद
1857 की एक महान क्रांति में शामली के मोहन सिंह और सैयद पठान ने यहां अंग्रेजों को हराकर शामली पर कब्जा भी किया था। तो 1857 की क्रांति का यहां पर एक क्षेत्र के तौर पर भी आपको शामली को ध्यान रखना है। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्रूरता से इस विद्रोह का दमन किया और फाइनली यहां पर इस पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से यहां पर आज हमने यहां पर उत्तर प्रदेश मंडल एवं जिला दर्शन के तहत पहला यहां पर मंडल कवर किया और 3 जिले यहां पे सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर को कवर किया। कवर करने के साथ साथ इनके इतिहास, भौगोलिक घटनाक्रम, कला, संस्कृति को भी हमने यहां पर देखा है। तो एक यहां पर आप कह सकते हैं एक समग्र अध्ययन करने का तरीका, जिसमें हम यहां पर भूगोल के कुछ डेटा को भी देखेंगे, मैप को भी यहां पर लेकर चलेंगे, फैक्ट डेटा को भी लेकर चलेंगे और साथ ही साथ सारी जानकारी का एक संकलन भी करके चलेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और साथ ही साथ यहां पर इस वीडियो के संदर्भ में आप सभी यहां पर जो बच्चे जहां से कनेक्टेड हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का जल्दी ही लेकर आएंगे जहां पर हम दूसरे मंडल को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।